एक तारीख कमरे में एक औरत कांपते हुए रोती है और मदद के लिए पुकारती है। वो फ़ोन इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर कुछ फ़ायदा नहीं होता। अंधेरे में अजीब वाओ गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और अचानक कुछ इसे घसीट कर ले जाता है। दूसरी तरफ कैनकुन के एक रेस्टोरेंट में दो अमरीकी जोड़े छुट्टियां मना रहे होते हैं। इमी को एहसास होता है कि इसकी बॉली गुम हो गई है, लेकिन खुशकस्म इसे एक जर्मन सयाह माथियास से पोल के नीचे से ढूंढ कर वापस कर देता है। शुक्रिया अदा करने के लिए ग्रुप उसे मशरूब पीने की दावत देता है। बातचीत के दौरान इन्हें पता चलता है कि माथियास मैक्सिको अपने भाई का ये तलाश में आया है, जो आखिरी बार अपनी माहिरा आसार कदीमा गर्लफ्रेंड के साथ एक खुदाई की जगह पर देखा गया था। वो जगह बहुत पुरस्कार है और किसी गाइड बुक में दर्ज नहीं। ग्रुप तजस्सुस में आ जाता है तो माथियास सलीफ नहीं अगले दिन वहां चलने की दावत देता है। इस रात इमी शराब ज्यादा पी लेती है जब उसका बॉयफ्रेंड आसपास नहीं होता और वो तकरीबन माथियास को चूम लेती है, लेकिन इसकी बेहतरीन दोस्त सटीसी वक्त पर आकर उसे रोक लेती है। अगली सुबह इमी को शदीद हिंगा ओवर होता है और वो कमरे से निकलने को तैयार नहीं होती, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड जेफ इसे कायल कर लेता है। माथियास और इसका दोस्त डेमित्री अपने भाई के नक्शे की एक कॉपी बनाकर अपने दोस्तों के लिए छोड़ जाते हैं। कुछ देर बाद रुक शहर पहुंचता है, लेकिन उनके मुकर्ररा गाइडर्स नहीं आते और फ़ोन भी नहीं उठाते। मजबूरी में वो टैक्सी लेते हैं और बाकी रास्ता पैदल तय करने का फैसला करते हैं। टैक्सी ड्राइवर के पास एक बड़ा कुत्ता होता है जो ग्रुप को डरा देता है। जब वो नक्शा देखता है तो वहां जाने से इनकार कर देता है, मगर इजाफी पैसों की पेशकश पर मान जाता है। वो इन्हें जंगल के किनारे कर देता है और वापस चला जाता है। ग्रुप हैरान होता है कि वो वापस कैसे जाएंगे, लेकिन लगता है कि माथियास का फ़ोन काम कर रहा है और इसके पास ड्राइवर का कार्ड भी है। रास्ते में झाड़ियों में इन्हें माथियास का ये भाई की जीप मिलती है, जो माथियास को अजीब लगता है। वो नक्शे की पैरवी करते हुए जंगल अबूर करते हैं और एक तालाब के पास रुककर खुद को तरोताज़ा करते हैं। वो देखते हैं कि कुछ मायान बच्चे दूर से इन्हें घूर रहे हैं। ग्रुप बात करने की कोशिश करता है, मगर बच्चे कोई रद्दअमल नहीं देते। माथियास पत्तों को हटाता है और इन्हें अगला रास्ता मिलता है। इमी को शक होता है कि रास्ता क्यों छुपाया गया था, मगर जेफ कहता है कि शायद आसार कदीमा के लोग अपनी खोजें छुपाते हों और वो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। कुछ देर पैदल चलने के बाद ग्रुप एक कदीम खंडर पर पहुंचता है और हैरान रह जाता है। इमी तस्वीरें खींचती है और माथियास वो अपने भाई का टेंट इमारत की चोटी पर नजर आता है। अचानक एक मायान शख्स घोड़े पर आता है और अपनी जबान में चीखता है। घोड़ा खौफजदा हो जाता है और आगे बढ़ने से इनकार करता है। जेफ समझता है कि वो पैसे मांग रहा है और इसे पैसे देता है, मगर वो इनकार कर देता है। मजीद दो अफराद आ जाते हैं और माथियास इन्हें अपने भाई की तस्वीर दिखाता है। वो तस्वीर देखने लगते हैं, मगर जब इमी पौधों पर कदम रखकर उनकी तस्वीर लेने लगती है तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। जब डेमित्री कैमरा लेने के लिए पौधों पर कदम रखता है तो मायान लोग और भी मुश्किल हो जाते हैं। वो माफ़ी के तौर पर कैमरा वापस देना चाहता है, लेकिन वो उसे तीर मार देते हैं और फिर इसके चेहरे पर गोली चला देते हैं। ग्रुप खौफजदा होकर सीढ़ियों पर चढ़ जाता है ताकि इन गुस्से से भड़के लोगों से बच सके। वो देखते हैं कि मजीद मायान अफराद नीचे खंडर को घेर रहे हैं, मगर वो उनका पीछा नहीं करते। खंडर की चोटी पर वो माहिरा आसार कदीमा का कैंप देखते हैं, मगर वहाँ कोई नजर नहीं आता। किसी के फ़ोन में सिग्नल नहीं होता और माथियास का फ़ोन मायान लोगों के पास रह गया होता है। वहाँ एक गहरी खाई होती है, लेकिन नीचे जाने का कोई महफूज रास्ता नहीं होता। माथियास अपने भाई का नाम पुकारने लगता है, जब तक कि उसे झाड़ियों में एक जोड़ी पाँव दिखाई नहीं देते। वो पौधे हटा कर देखता है, ओलिव अपने मुर्दा भाई की लाश देखकर टूट जाता है। जेफ मायान लोगों को नीचे कैंप लगाते हुए देखता है और नोट करता है कि इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जब माथियास पौधों से हटता है तो उसके हाथों पर एलर्जी हो जाती है और वो धोना शुरू करता है। ग्रुप बहस करता है कि अब क्या करें, क्योंकि जाहिर है कि मायान लोग इन्हें जाने नहीं देंगे। जेफ मशवरा देता है कि वो बस मदद का इंतजार करें, क्योंकि होटल पुलिस को इत्तला देगा और डेमित्री के दोस्त भी आ रहे होंगे। उसी लम्हे इन्हें फ़ोन की घंटी सुनाई देती है, जो खाई के नीचे से आ रही होती है। माथियास एक लालटेन लेता है और अपने जिस्म पर रस्सी बांध लेता है ताकि दूसरे उसे एहतियात से नीचे उतार सकें। बदकिस्मती से कुछ लम्हों बाद ही रस्सी टूट जाती है और माथियास अंधेरे में जा गिरता है। वो लालटेन टूटने की आवाज़ और माथियास की तकलीफ दरकरार सुनते हैं। लड़के मजीद रस्सी तैयार करते हैं और उसे सटीसी के गर्द बांधते हैं, जो एक और लालटेन लेकर नीचे उतरती है। वो देखती है कि दीवारों पर पौधे उगे हुए हैं। रस्सी अचानक रुक जाती है और लड़के बताते हैं कि बस इतनी ही रस्सी थी, मगर वो अभी नीचे नहीं पे अंची। वो नीचे देखती है तो माथियास को देखती है, जो मदद के लिए कहता है। सटीसी सोचती है कि बाकी फासला कम है, इसलिए रस्सी खोलकर छलांग लगा देती है। जब वो नीचे गिरती है तो शीशे के टुकड़े इसके घुटने में टूट जाते हैं। वो एहतियात से शीशे निकालती है और माथियास बताता है कि इसकी टांगें हरकत नहीं कर रही। सटीसी ऊपर वालों को चीख कर बताती है कि माथियास की शायद रीढ़ की हड्डी टूट गई है और नीचे से बदबू भी आ रही है। लड़के ये फैसला करते हैं कि वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक आरसी स्ट्रेचर नीचे उतारेंगे,
मगर इमी कहती है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हो उसे हरकत नहीं देनी चाहिए। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती है। ये और मायान लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर्फ अपने हथियार उसकी तरफ तान कर खड़े रहते हैं। जेफ इसे रोकने की कोशिश करता है और धक्कम पैल के दौरान इमी पौधों पर गिर जाती है, जिस पर मायान लोग चीखने लगते हैं। ये देखकर इमी गुस्से में आ जाती है और कुछ बेलें उनकी तरफ फेंक देती है। ज़्यादातर लोग खौफ से पीछे हट जाते हैं, मगर एक बेल एक बच्चे को लग जाती है। इस पर बालिगों और बच्चे के दरमियान झगड़ा होता है और बिलाखिर बच्चे को गोली मार दी जाती है। उसकी मां खामोशी से खड़ी देखती रहती है और इमी ये मंजर देखकर खौफ से रो पड़ती है। जेफ उसे वापस ऊपर ले जाता है। लोग इस वाक़े पर बात करता है और इस क्रीचर तैयार करते हुए इस नतीजे पर पहुंचता है कि मकामी लोग इन बेलों से डरते हैं। यही वजह थी कि इन्होंने डेमेटरी और बच्चे को मार दिया और उसी लिए वो इन्हें जाने नहीं दे रहे, क्योंकि वो सब इन पौधों को छू चुके हैं। नीचे शॉफट में एसटीसी फ़ोन की आवाज़ सुनती है और इसे ढूंढने की कोशिश करती है, मगर आवाज़ बेलों से आ रही होती है जो हरकत करती महसूस होती हैं। वो इन्हें छूने से गुरेज करती है। स्ट्रक्चर मुकम्मल होने पर लड़के इमी को नीचे उतारते हैं, मगर रस्सी की लंबाई ज़मीन तक नहीं पहुंचती, लिहाजा लड़कियों को खुद ही माथियास को उठाना पड़ता है। इसका जिस्म जगता है और वो शरीर तकलीफ में चीख पड़ता है, मगर कम अज़ कम वो उसे स्ट्रक्चर पर लेटा कर बांध देती हैं। फिर लड़के उसे ऊपर खींचते हैं और जल्द ही लड़कियों को भी वापस ऊपर ला लिया जाता है। उनकी जेफ मेडिकल स्टूडेंट होता है। वो माथियास के जख्म देखता है और नतीजा निकालता है कि उसे मीन ज़ैद हरकत नहीं देनी चाहिए। वो बैगेज में दवा तलाश करते हैं और इमी को जीप की चाबियां मिलती हैं। जेफ को डेमेटरी का अगली सुबह का हवाई टिकट मिलता है। तो उसे यकीन हो जाता है कि अगर वो ना पहुंचा तो कोई उसे तलाश करने ज़रूर आएगा। एसटीसी का बॉयफ्रेंड इरिक एक लैंप चार्ज करने में कामयाब हो जाता है और जेफ माथियास को कंबल से ढांप देता है ताकि वो सर्द रात में सो सके। वो फिक्रमंद होता है कि माथियास की टांगों में इन्फेक्शन से वो मर ना जाए। इमी एसटीसी के जख्म पर पिटी बांधती है, जो रोती है क्योंकि इसे माथियास को मजीद तकलीफ पहुंचाने का एहसास जुर्म होता है। जब वो देखते हैं कि मायान लोग अभी खंडर के आसपास मौजूद हैं तो सब खेमे में सोने चले जाते हैं। इमी को इस बात पर चिढ़ होती है कि इसे एसटीसी और इरिक के दरमियान मुबाशरत की आवाज़ें सुनना पड़ती हैं। अगली सुबह जेफ बेलों पर पेशाब करता है और एक ढांचा देखकर चीखता है। जब एसटीसी जागती है तो घबरा जाती है क्योंकि बेलें इसकी टांग के गर्द लिपटी हुई होती हैं। इरिक इन बेलों को हटाता है और दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि पौधा उसके जख्म के अंदर हो गया है। यरक इसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, जबकि एसटीसी कहती है कि इसे लगता है जैसे वो बेल हरकत कर रही हो। इरिक को एहसास होता है कि उन सब के कपड़ों पर पौधे का जड्डा पूरन लगा हुआ है और बेलें शायद उनके अंदर उग रही हैं। उधर माथियास कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। इमी इसके पास जाकर देखती है तो उसकी टांगें बेलों में जकड़ी होती हैं। जेफ फौरन आकर इमी की मदद करता है, लेकिन अब माथियास की टांगों पर बहुत ज़्यादा जख्म हो चुके होते हैं जिन्हें साफ करना मुमकिन नहीं। उसी लम्हे शॉफट में दोबारा फ़ोन की घंटी बजने लगती है। इमी और एसटीसी मशलों के साथ नीचे जाती हैं। आवाज़ एक सुरंग से आ रही होती है, इसलिए इन्हें वो उन पर कदम रखना पड़ता है। सुरंग के अंदर वो एक माहिरा आसार कदीमा को बेलों में फंसे हुए पाती हैं और जब उसे मोड़ती हैं तो पता चलता है कि वो मर चुकी है। इसके हाथ में फ़ोन होता है जिसे वो जल्दी से पकड़ लेती हैं, लेकिन देखती हैं कि वो टूटा हुआ है। घंटी दोबारा बजती है और इमी गौर से देखती है तो पता चलता है कि बेलों के फूल झंझना रहे हैं और घंटी की आवाज़ की नकल कर रहे हैं। जब वो इन्हें छूती है तो बेल इसकी कलाई पकड़ लेते हैं, लेकिन वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। बेल दीवारों पर जोर से हिलने लगते हैं, एक और लाश बाहर निकालते हैं और एक मशल भी खींच लेते हैं। लड़कियां तेजी से सुरंग से भागती हैं जबकि बेल इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। इमी बाहर निकल जाती है, मगर एसटीसी की टांगें पकड़ी जाती हैं और वो नीचे गिर जाती है। बेल इसे खींचने लगते हैं, लेकिन इमी वापस आती है और एसटीसी को बाजू से ये पकड़कर बचा लेती है। वो दोनों जल्दी से रस्सी पर चढ़ती हैं और चीखती हैं जब तक कि लड़के इन्हें ऊपर खींचना शुरू नहीं करते। दीवारों पर बेल उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर खुशकिस्मती से लड़कियां वक्त पर ऊपर पहुंच जाती हैं। ग्रुप इस वाक़े पर बहस करता है और अगला कदम सोचता है। इरिक मदद लेने के लिए जाना चाहता है, लेकिन जेफ उसे याद दिलाता है कि मायान लोग किसी को भी बाहर जाने नहीं देंगे, वरना वो गोली मार देगा। वो पुरामीद होता है कि कोई ज़रूर इन्हें ढूंढने आएगा और इन्हें तब तक जिंदा रहना होगा। बाद अज़ां वो खुराक और पानी को राशन करते हैं, हर एक सिर्फ एक नवाला खाता है। जेफ माथियास को पानी देता है और मीन महसूस करता है कि इसकी हालत बिगड़ रही है। वो सबको बताता है कि अगर उसे जिंदा रखना है तो इसकी टांगें काटनी होंगी ताकि इन्फेक्शन ना फैले। इस पर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन माथियास खुद उनसे कहता है कि ये कर दो। लड़कियां खेमे में इंतजार करती हैं। जेफ माथियास को शराब पिलाता है और इसके मुंह में बेलट रखता है ताकि वो काट सके। इरिक इसकी टांगें पकड़ता है और जेफ एक पत्थर को गर्म करके उसकी हड्डियां तोड़ता है, फिर छोटे चाकू से टांगें काटना शुरू करता है। माथियास चिपके जाता है और इरिक को इसका ऊपरी धड़ दबाना पड़ता है। फिर जेफ गरम लोहे की कढ़ाई से उसके जख्म दाग देता है। चीख व पुकार सुनकर लड़कियां खेमे से बाहर निकलती हैं और जेफ पर गुस्सा करती हैं क्योंकि इसने वादा किया था कि यह अमल ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। उसी लम्हे बेलें माथियास की काटी गई टांगें घसीट कर ले जाती हैं ताकि इन्हें खा सकें, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि यह पौधा गोश्तखोर है। इस रात जेफ दोबारा सीढ़ियाँ उतरता है।
मगर मकामी लोग अपनी निगरानी पर मौजूद होते हैं। सटीसी खेमे में मुसलसल रोती है जबकि इमी और इरिक बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं। इमी जज्बाती तौर पर टूट जाती है और इरिक के कंधे पर सर रख देती है, जो उसे दिलासा देता है। इमी की कराही सुनकर सटीसी बाहर आती है और मंजर को गलत समझ लेती है। एक और नया झगड़ा शुरू हो जाता है और जब जेफ आता है तो सटीसी उसे बताती है कि इमी ने पहले इससे बेवफाई की थी। सभी इस बहस में उलझे होते हैं। उसी दौरान किसी को नजर नहीं आता कि बेलें आहिस्ता आहिस्ता माथियास की तरफ बढ़ रही हैं और उसके मुंह में दाखिल होकर उसे सांस बंद करके मार देती हैं। जब जेफ को आखिरकार पता चलता है और वो बेलें निकालने की कोशिश करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सटीसी घबरा जाती है और चीखते हुए कहती है कि बेलें इसके अंदर भी हैं और वो भी मर जाएगी। वो चाकू उठाकर सबको दिखाना चाहती है, मगर इरिक उसे रोक लेता है। ताहम वो गुस्से से चीखती रहती है और इरिक को धक्का देती है। अचानक इन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। बेलों के फूल सटीसी की आवाज़ की नकल कर रहे होते हैं, हत्ता कि इसके लहजे तक की। अगली सुबह जेफ और इमी देखते हैं कि मायान लोग खंडर के इर्द गिर्द मिट्टी पर नमक डाल रहे हैं ताकि बेलें महदूद रहें। जेफ नतीजा ये अख्ज़ करता है कि यह पौधा बहुत कदीम है क्योंकि जानवर भी उसके करीब नहीं आते। उसी लम्हे इरिक खेमे से निकलकर अपने दोस्तों को बुलाता है कि वो सटीसी को देखें। मालूम होता है कि इसकी जल्द के नीचे बेल हरकत कर रही है और वो चाहती है कि उसे निकाल दिया जाए। जेफ इसकी टांग पर अल्कोहल डालता है और चीर कर उंगलियां अंदर डालकर बेल निकालता है। सटीसी अजियत में चीखती है, मगर उसे रोकने नहीं देती, तो जेफ इसकी कमर पर भी यही अमल दोहराता है, जहां से वो मजीद बेलें निकालता है। जब जख्म बंद हो जाते हैं तो ब्रो पचा हुआ आखिरी खाना खा लेता है। सटीसी अभी वहम में मुब्तला है और समझती है कि बेल अभी भी इसके अंदर हैं, तो वो खुद को मजीद काटने की कोशिश करती है, मगर बाकी उसे रोकते हैं। इमी इसे शराब की बोतल देती है और जैसे ही वो पीती है, बाकी देखते हैं कि इसकी पेशानी के अंदर बेल मौजूद है। वो उनके चेहरों का तासुर देखकर सब कुछ समझ जाती है और बना कुछ कहे जज्बाती तौर पर बिखर जाती है। इरिक समझता है कि अब कोई उनको बचाने नहीं आएगा, इसलिए वो ऐलान करता है कि वो आज रात यहाँ से निकल जाएगा। कुछ देर बाद जब सब चप्पी ले रहे होते हैं, सटीसी एक आवाज़ सुनती है और खेमे से निकल जाती है। वो चाकू उठाती है और देखती है कि फूल दोबारा इसकी आवाज़ दोहरा रहे हैं, खास तौर पर इसकी बात कि वो उन बेलों को काट कर निकाल देना चाहती है। चंद लम्हे बाद बाकी सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि सटीसी अपने जिस्म पर बेशुमार जख्मों के साथ खून के तालाब में खड़ी है। वो पागल हो चुकी होती है और खुद को काटना बंद नहीं कर रही। जब जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे चाकू से हमला करके हाथ पर जख्म दे देती है। फिर इरिक उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर सटीसी अचानक चाकू इसके सीने में घोंप देती है। इरिक फौरन ज़मीन पर गिर कर दम तोड़ देता है और सटीसी भी ज़मीन पर गिर कर टूट जाती है। थोड़ी देर बाद बेलें इरिक की लाश की टांगें पकड़कर उसे घसीट ले जाती हैं। सटीसी दर्द और अजियत बर्दाश्त नहीं कर पाती और रहम की भीख मांगती है। इमी इसे मारने से इनकार करती है तो जेफ लाश के पास से चाकू उठाता है और खुद सटीसी को मार देता है। इसके बाद जेफ इमी की जल्द पर खून लगा देता है और इसे चाबियां देकर कहता है कि जो भी हो दौड़ना बंद ना करना। वो उसे लिफ्ट खाता है और नीचे जाकर ज़मीन पर रख देता है जैसे वो मर चुकी हो। फिर इसे अलविदाई बोसा देता है। इसके बाद जेफ मकामी लोगों की तरफ चलता है और इनकी तवज्जो अपनी तरफ करता है। अचानक वो आगे बढ़ता है और चीख कर इमी का नाम लेता है। इमी दौड़ पड़ती है और मायान लोग जेफ पर गोलियां चला देते हैं। जब बेलें जेफ के जिस्म को जकड़ती हैं तो मायान लीडर इसके सर में गोली मारकर इसकी तकलीफ खत्म कर देता है। बाकी मायान लोग इमी का पीछा करते हैं जो जंगल में दौड़ती जाती है। वो कई बार गिर पड़ती है और तीर दरख्तों के इर्द गिर्द लगते रहते हैं, मगर खुशकिस्मती से वो आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार इमी को जीप दोबारा मिलती है। चाबियां काम करती हैं और वो फौरन जीप स्टार्ट करके निकल पड़ती है। मगर इसकी खुशी ज़्यादा देर कायम नहीं रहती, क्योंकि वो देखती है कि इसके चेहरे पर भी बेल हो गया है। अगले दिन डेमित्री के दोस्त खंडर पर पहुंचते हैं ताकि इसे तलाश कर सकें।